भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृति संवाद में, जहां संवाद होता है संस्कृति का, जहां बात होती है धरोहर की, परंपरा की, इतिहास की, उत्सवों की और भारत की विविधता की। भारत की हर परंपरा एक कहानी कहती है और हर कहानी में एक इतिहास होता है, दर्शन होता है। ऊंच नीच के भेदभाव से परे भारतीय संस्कृति सच में अद्वितीय है। समानता और स्वतंत्रता इसके मूल सिद्धांत हैं। आपको इसी महान परंपरा से परिचित करवाने का एक प्रयास है हमारा विशेष शो संस्कृति संवाद। इसमें हर हफ्ते हम आपको दिखाते हैं भारत की सांस्कृतिक विविधता के ढेर सारे रंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं झलकियों पर। आईजीएनसीए के जनपद संपदा प्रभाग ने 14वें एन.के. बोस स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। सभा, समिति तथा संसद, इन प्रतिनिधि निकाय शब्दों का वेदों में अक्सर उल्लेख मिलता है। हम लोगों ने वर्किंग जर्नलिस्ट मूवमेंट को रखा और उसके अनुसार चलते रहे। गणेश चतुर्थी और क्रिसमस जैसे त्योहार यहाँ मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। झलकियों से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज के एपिसोड में हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। अब बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताते हैं कि बीते हफ्ते कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स आयोजित हुए। प्रस्तुत हैं आपके सामने इस सप्ताह की सुर्खियां। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली के लेखक मंच पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत पुस्तक पर विशेष चर्चा का आयोजन किया। चर्चा सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर के अनिल कुमार ने की। लेखक डॉक्टर बिहारी लाल जलधारी ने पुस्तक पर अपने विचार रखे। पुस्तक की संपादक श्रीमती लक्ष्मी रावत और लोक गायक भवन रावत ने भी चर्चा में अपने विचार रखे। वक्ताओं ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला, वेशभूषा और परंपराओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन मनभावन लोक गायकी से हुआ। तुम्हारी काखी में मैं सयानी भयूं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय ने वर्ल्ड बुक फेयर नई दिल्ली में लगे संस्थान के स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य पर आधारित पुस्तकों को देखा और उनकी सराहना की। आईजीएनसीए का स्टॉल भारतीय संस्कृति और कला पर आधारित पुस्तकों के लिए लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। आईजीएनसीए के जनपद संपदा प्रभाग ने 14वें एन.के. बोस स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया। इसका विषय कंटेक्सचुअलाइजिंग एन.के. बोस विद इन द इंडियन इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप था। प्रोफेसर कमलकांत मिश्रा ने इस विषय पर विचारोत्तेजक चर्चा की। N.K. Bose occupies a place of preeminent significance in the intellectual history of India. Honored by many intellectuals, scholars and Gandhians across the globe, he stands as a towering figure. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर पी.सी. जोशी ने की। As a guide, he was very deeply
I think, involved in explaining things, and he must have learned architecture also there. So that is again a very, very interesting contribution that was made by him. इस आयोजन ने भारत की बौद्धिक धरोहर को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के IGNCA की प्रतिबद्धता को और मजबूती से उजागर किया। वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में IGNCA ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा में वक्ताओं ने भारतीय कला इतिहास में आनंद कुमार स्वामी की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। चर्चा सत्र में भारतीय कला के महत्व को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में प्रोफेसर अचल पंड्या द्वारा संपादित पुस्तक अभिभाजित मध्य प्रदेश का आदिवासी एवं लोक धातु शिल्प पर विचारोत्तेजक चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा सत्र में आदिवासी और लोक कला की गहराई को साझा किया गया। भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है। इनके बिना संगीत अधूरा है। तानपुरा, वीणा, सरोद, वायलिन, सारंगी, बांसुरी, सितार, ये सब वाद्य यंत्र मन को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। सितार भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न अंग है। ये न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी खास पहचान बना चुका है। सितार को इस मुकाम पर पहुंचाने में कई महान संगीतज्ञों का योगदान रहा है। पंडित पुष्पराज कोष्टी भी एक ऐसे ही कलाकार हैं। संगीतकार परिवार में जन्मे पंडित पुष्पराज कोष्टी देश के जाने माने सितार और सुरबहार वादक हैं। वो डागर ध्रुपद परंपरा से संबंध रखते हैं। तो चलिए सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस खास सेगमेंट में आज हम आपको सुनाते हैं उनका बेहद कर्णप्रिय सितार वादन।
पंडित पुष्पराज कोष्टी ने सितार वादन से यकीनन आपके मन के तारों में झनकार पैदा कर दी होगी। बहरहाल अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ। भारत दुनिया का सबसे जीवंत और विशाल लोकतंत्र है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि भारत में शासन व्यवस्था में हर वर्ग और समुदाय की भागीदारी रहती थी। वैदिक काल की अगर बात करें तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में सभा, समिति और संसद जैसे शब्दों का जिक्र मिलता है जो भारत में लोकतांत्रिक शासन का स्पष्ट संकेत देते हैं। भारत में आज भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए आम नागरिक केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को चुनते हैं। सिने सर्कल के इस सेगमेंट में आज हम आपको दिखा रहे हैं भारत में प्राचीन काल से चली आ रही लोकतंत्र की परंपरा पर आधारित फिल्म भारत लोकतंत्र की जननी के कुछ अंश। आइए देखते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो हर प्राणी को स्वयं में तथा स्वयं को हर प्राणी में देखता है वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता। यजुर्वेद का ये मंत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि सभी मनुष्य समान हैं। एक लोकतांत्रिक सिद्धांत जो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक में उल्लिखित है। वेद शब्द का आधार संस्कृत का मूल शब्द विद है, जिसका अर्थ है देखना, जानना। चारों वेद व अन्य ग्रंथ ज्ञान का वो आधार है जो सभ्यता के लिए एक संपूर्ण शैक्षिक, राजनैतिक एवं आदर्श प्रणाली को परिभाषित कर। ये ग्रंथ कई आयामों को प्रतिबिंबित करते हैं जिन्हें आज हम गणित, भौतिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, भाषा विज्ञान, संगीत, दर्शन, इतिहास, विधि तथा अन्य के रूप में जानते हैं। वेदों में शासन में जनता की भागीदारी एवं समाज को कैसे कार्य करना चाहिए इसका प्रमाण मिलता है। सभा, समिति तथा संसद, इन प्रतिनिधि निकाय शब्दों का वेदों में अक्सर उल्लेख मिलता है जो आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। विश्व की सबसे प्राचीन रचना ऋग्वेद में विधानसभा को परिभाषित करने वाले सूक्त हैं। एक विद्वान व्यक्ति बोलते हैं, संगच्छध्वं संवादध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्। चलो साथ आएं, मिलकर बोलें, मिलकर अपने विचारों को एक मत करें। जिस प्रकार
प्राचीन काल में देवता आदर पूर्वक आपसी सहमति से यज्ञ का फल ग्रहण करते थे। उन सभी के लिए समान कथन, समान सभा, उनकी धारणा के साथ साथ उनके विचार भी समान हैं। मैं इसके द्वारा आपकी ओर से आप सभी के लिए एक समान कथन कहता हूँ। मैं आप सब के लिए एक समान आहुति आपकी ओर से अर्पण करता हूँ। आपका उद्देश्य एक है, आपका हृदय एक है। अपने विचारों को एक होने दो ताकि आपका कल्याण एक साथ हो। अथर्ववेद में सभा को एक देवी प्रजापति की पुत्री के रूप में दर्शाया गया है। विधानसभा के एक सदस्य इस प्रकार बोलते हैं, सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतिर्दुहितरौ संविधाने। प्रजापति की पुत्रियों के रूप में जानी जाने वाली समिति एवं सभा मेरी रक्षा, समर्थन एवं प्रचार करें तथा सभा भवन में जो लोग एकत्रित होते एवं मिलते हैं उन सबको मैं भी पितर बोलूंगा। सभा, हम आपको वास्तव में अच्छी तरह जानते हैं। आप लोगों के आराध्य हैं, इसलिए आपके सभी सदस्य एक स्वर में बोलें। सभा में बैठे इन सभी सदस्यों के ज्ञान एवं मंशा को मैं पहचानता तथा स्वीकार करता हूँ। व इसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। हे इंद्र, मुझे इस सम्मानित सभा का भागीदार बनाओ। निर्वाचित प्रतिनिधि को सत्ता के आसन तक ले जाने वाले विद्वान व्यक्ति कहते हैं, आत्वा हर्षमन्तर भूर्ध्रुवस्तिष्ठावे चाचलत्। राजन, मैं आपको परिषद में शासन के आसन तक पहुंचाता हूं। इसे राष्ट्र का केंद्र समझें। दृढ़ रहें, कभी हिचकिचाए नहीं। सभी लोग आपको प्रेम एवं सम्मान दे। राष्ट्र को खुद पर हावी न होने दे तथा न ही आप राष्ट्र व उसके सम्मान से विचलित हो। यहाँ दृढ़ रहें, अटल रहें, पर्वत के समान अडिग रहें। राजन, आपका शासन ध्रुव तारे की तरह स्थिर रहे और राष्ट्र में एकता बनी रहे। एक अन्य सूक्त में विद्वान व्यक्ति निर्वाचित प्रतिनिधि से कहते हैं, त्वां विशो वृणतां राज्यायत्वामिमा प्रदिशः पंच देवी। लोगों को सभी 5 दिव्य दिशाओं में भूमि पर शासन करने के लिए आपको चुनने, स्वीकार करने एवं अभिषेक करने दे। आदर्श पूर्वक महिमापूर्ण रहते हुए हमारे साथ धन, शक्ति तथा भूमि का सम्मान साझा करें। इस प्रकार वेद हमें बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं वेद है। तो अभी आपने देखी भारत की लोकतांत्रिक परंपरा पर आधारित फिल्म भारत लोकतंत्र की जननी। अब बात लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता की कर लेते हैं। पत्रकारिता सिर्फ खबरों को दिखाने या छापने का काम नहीं है, बल्कि ये समाज को जागरूक करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। तो आज विशेष साक्षात्कार सेगमेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देश के प्रतिष्ठित पत्रकार केदारनाथ गुप्ता से। वो कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के रिपोर्टर और संपादक रहे हैं। KN गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स और मदरलैंड जैसे अपने वक्त के महत्वपूर्ण अखबारों के जरिए मूल्यपरक पत्रकारिता की और निष्पक्षता, निर्भीकता के साथ खबरों को प्रस्तुत कर एक मिसाल कायम की। चलिए देखते हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। कि आज पोजीशन ये है कि किसी भी अखबार में, किसी भी टीवी चैनल में जर्नलिस्ट की ट्रेड यूनियन नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। इसके पीछे एक कहा जाता है कि एक तो वो जो नया सिस्टम आ गया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। पहले जो पत्रकार थे उनको पक्की नौकरी मिलती थी, सालाना प्रमोशन मिलती, सालाना इंक्रीमेंट मिलती थी और प्रमोशन होती थी और अपना एक जगह नौकरी की, टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया और वहीं से रिटायर हुए। ये जो परंपरा ख़त्म हुई है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया, इसके बारे में इसको ज़रा, इसका रोल क्या रहा, इसका असर क्या हुआ? वर्किंग जर्नलिस्ट
एक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अप्रूव नहीं है, मान्यता नहीं है उसको। अच्छा, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में नहीं है। लेकिन ये मैनेजमेंट ने उस समय शुरू किया, और ये रोकने के लिए कि वर्किंग जर्नलिस्ट के ऊपर ऐसे क्या किया जाए। तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और जगह होता है, बिजनेस में जैसा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यहाँ लागू हो गया। और हमारे कुछ बड़े लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि जो एडिटर होता है खासकर, और जो बहुत चीफ ऑफ ब्यूरो इस तरह के 2-4 लोग, उन्होंने इसको शुरू में मानना शुरू। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने वर्किंग जर्नलिस्ट मूवमेंट को रखा और उसके अनुसार चलते रहे। धीरे धीरे अब ओनरशिप जो है वो छोटे छोटे लोगों में चली गई। पहले बड़े लोग थे कॉरपोरेट में, तो ऑर्गेनाइजेशन लड़ते थे। अब जो छोटे छोटे अखबार और ये आए, वो धीरे धीरे 2 कारण थे। एक तो उनकी कोई रेवेन्यू स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा। और दूसरा ये है कि उन्होंने ये बहुत सारे जर्नलिस्ट रख लिए, तो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की उपेक्षा की गई। क्योंकि उसमें पूरी तनख्वाह देनी पड़ती थी। पूरी तनख्वाह। तो उसका बड़ा विरोध हुआ, लेकिन विरोध होने के बाद भी अब वो हमारे कुछ जर्नलिस्ट ने भी बॉदर नहीं किया, पत्रकारों ने उसको मान लिया एक तरह से, और ट्रेड यूनियन मूवमेंट की वहाँ पर स्थापना नहीं हुई, उन्होंने भाग नहीं लिया, तो ढीले पड़ गए। लेकिन बड़े जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने माना, बल्कि एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब वेजेस वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि रिवेन्यू टाइम्स ऑफ इंडिया का इतना बढ़ गया, इंडियन एक्सप्रेस का इतना बढ़ गया, अखबार का, प्रिंट जर्नलिज्म का इतना विस्तार हो गया। इसका कारण कह सकते हैं कि शिक्षा लोगों में आ गई, हर एक पढ़ने लगा, हर एक अखबार, हर दुकानदार ये सब पढ़ने लगा, तो छोटे छोटे अखबार बहुत सारे हो गए। टेक्नोलॉजी ने भी बहुत काम किया। टेक्नोलॉजी पहले ये था कि एक अखबार का एक एडिशन निकालना के लिए एक शहर में ही वो लगाते थे प्रिंटिंग प्रेस। अब ये है कि जो इंटरनेट के रास्ते से, फैक्स के रास्ते से पूरे के पूरे पेज आप 2000 किलोमीटर दूर के शहर भेज सकते हैं। बिल्कुल, यही हुआ। उस वजह से बहुत सारे एडिशंस आ गए। तो इसी तरीके से जो हमारा बहादुर शाह जफर मार्ग था, वो सबसे पहले तो इंडियन एक्सप्रेस ने, और दूसरा पीटीआई ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी एजेंसी उस समय थी। जी हाँ, जी हाँ। और उस एजेंसी ने भी पत्रकारों मतलब अखबारों से सब्सक्रिप्शन पर रहती थी, लेकिन सब ने ये सोचा कि हमें लैंड मिल गया है तो इसको कमर्शलाइज कर दिया। तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी कम्प्रोमाइज़ किया, थोड़ा सा हिस्सा रखा। पूरी बहादुर शाह जफर रोड का हाल आप देख सकते हैं। इसी तरह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसने सोचा इससे बड़ा क्या काम हो सकता है, कमर्शलाइज कर दे। उसके बाद जितने अखबार थे सब ने अपनी अपनी बिल्डिंग कमर्शियल। तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक के.एन. गुप्ता को, जो अपने आप में पत्रकारिता का एक स्कूल है। इसी के साथ अब हम आ गए हैं संस्कृति संवाद के अंतिम सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ, जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की विशिष्ट लोक कला और परंपरा से। गौरतलब है कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तहत देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। तो आइए आज इस सेगमेंट में जानते हैं गोवा के गांव चंदौर के बारे में। छंदोर भारत की ऐतिहासिक संस्कृति का अभिन्न अंग छंदोर दक्षिणी गोवा में स्थित है। गांव अपने सुंदर वातावरण और अत्यंत रोचक धार्मिक इतिहास के लिए पर्यटन का केंद्र है। गांव में कोंकणी भाषा बोली जाती है। गांव कृषि प्रधान है। यहाँ मुख्य रूप से धान,
और काजू जैसी फसलें उगाई जाती हैं। गांव में बने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हैं। गांव के दुर्ग में अनेकों मंदिर और अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ के इतिहास के दस्तावेजों के रूप में आज भी हमें यहाँ के इतिहास से अवगत करा रहे हैं। गांव अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। गणेश चतुर्थी और क्रिसमस जैसे त्योहार यहाँ मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में यहाँ की संस्कृति सम्मिलित दिखती है। गांव का स्वच्छ परिवेश यात्रियों को शहरी भागदौड़ और तनाव से कुछ पल के लिए आजाद करता है। यहाँ की यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय होगी। उम्मीद करते हैं कि संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वैसे हम अपने शो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपके सजेशंस बहुत मैटर करते हैं। आप अपने सुझाव हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के विशेष शो संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की बहुरंगी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।